बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसर मुज़फ़्फ़र है। मैकियावेली की एक बड़ी फ़ेमस लाइन है। वो कहता है कि किसी भी जंग को आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करना आपके इख्तियार में नहीं रहता। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा ही हमने देखा ईस्टर्न यूरोप के अंदर पिछले 14 माह से जारी एक जंग रशिया-यूक्रेन में। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रशिया-यूक्रेन वार के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा-सा एक वाक़या सुनाता हूँ। ये बात है 9वीं सेंचुरी की, जब दुनिया के नक्शे पर एक अंपायर इमर्ज हुई, जिसे केवियन रस के नाम से जाना जाता है। और इस अंपायर का जो कैपिटल था वो कीव था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अंपायर बड़ी होती गई, बाद में इसको आने वाली और जो अंपायर्स थे उन्होंने भी इसको रिप्लेस किया। और 17वीं सदी तक ये जो अंपायर थी, इसने बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोप और एशिया के बहुत सारे इलाकों को अपने अंदर समो लिया। हाल तो ये एक बड़ी जियोग्राफी थी, लेकिन जियोग्राफी में एक वल्नरेबिलिटी थी। वो ये थी कि अगर हम बाल्टिक सी से लेकर नीचे साउथ में कैपिथेरियन जो माउंटेन्स, उसके दरमियानी जो एरिया है उसको देखें, जिसे ईस्टर्न नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं, जो तकरीबन 2200 किलोमीटर का एरिया है। इस पूरे एरिया में एक फ़्लॉ है। वो ये है कि बाहर से जितने भी इन्वेडर्स हैं, चाहे वो 1605 में पोल्स हों, 1707 में स्वीडिश हों, 1812 में नेपोलियन हो, और 1914 में और 1941 में जर्मनी ने जब सोवियत यूनियन पे हमला किया, तो उसने इसी रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन जो एरिया है और इसको क्रॉस करना बड़ा ही आसान है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे हार्श वेदर है, और किसी भी फ़ौज के लिए उसको उस वेदर से ही लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और साउथ में तो कैपिथेरियन माउंटेन्स, और उस माउंटेन्स भी जो है ना उनको भी क्रॉस करना एक बड़ा टफ जॉब है। ये स्टोरी आपने याद रखनी है। इस स्टोरी को आगे चल के मैं अपने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उनके साथ लिंक करूँगा। अब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन के हवाले से। उससे पहले थोड़ा-सा हम हिस्ट्री को देख लेते हैं कि 1922 में यूक्रेन जो है ना सोवियत यूनियन का हिस्सा बना, और 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो यूक्रेन जो अलग से स्टेट बन गई। जब यूक्रेन अलग से स्टेट बन गई, तो ये वही एरिया था जो वो उस जियोग्राफी में एक फ़्लॉ था। और इस जो वो एरिया था उससे 2 स्टेट्स बनी, बेलारूस और यूक्रेन। 1991 से लेकर 2014 तक वहाँ पे प्रो रशियन गवर्नमेंट्स आती रही। वहाँ पे मुकम्मल जो रशिया का इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट्स होती थी वो रशिया के हिसाब से होती थी। लेकिन 2014 में जब प्रेसिडेंट विक्टोर ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो ईयू और नेटो दोनों का हिस्सा बनने आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको प्रेशराइज़ किया और उनको इस स्टेप से बैक करवा दिया। लेकिन वहाँ पे एक ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, वहाँ पे मैसिव सतह पे प्रोटेस्ट हुए, और लोगों ने प्रेसिडेंट विक्टोर को घर भेज दिया, और वहाँ पे जो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट थी वो आ गई। अब रशिया को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ पे यूक्रेन में अब उनका इन्फ्लुएंस जो है ना ज़्यादा देर नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्रीमिया था, ये क्रीमिया यूक्रेन के साउथ में एक इलाका है यूक्रेन का, उस पे हमला किया और उस पे अपने जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया। इस पे क्यों किया, इसके पीछे भी एक वजह है, वो भी मैं आपको चल के बताऊँगा। उसके बाद जो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी कि वो ईयू और नेटो दोनों का हिस्सा बन जाए। अब रशिया को था कि इससे पहले कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए और नेटो हमारे जो है ना वो डोर स्टेप पे आके बैठ जाए और हमारे लिए बड़ी ही मुश्किलात पैदा हो जाएँगी, तो उन्होंने 24 फ़रवरी 2022 को यूक्रेन पे हमला कर दिया। ये कुछ शॉर्ट सी हिस्ट्री थी। अब हम इसके रूट काज़ेज़ को देखेंगे कि हमला क्यों किया गया। 2 मेन पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रीज़न्स हैं, हम उनको भी देखेंगे। कहते हैं जी कि रशिया ने इसलिए हमला किया कि रशिया कभी भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन वो नेटो का हिस्सा बने और ईयू का हिस्सा बने, इसलिए उसने उस पे हमला कर दिया। लेकिन इसके अलावा और वजूहात हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे अहम वजह वो ये है कि इनका एक आपस में हिस्टोरिकल, कल्चरल और एक सिविलाइजेशन का आपस में इनका एक रिलेशन है। क्योंकि रशियन ये कहते हैं कि हमारी जो एम्पायर थी उसका जो आगाज़ है, हमारी जो एथनिसिटी है और हमारी जो कल्चर है वो स्टार्ट हुआ है 9वीं सेंचुरी से, कीव के अंदर से। तो वो कीव को ना एक माँ का दर्जा देते हैं। तो ये इनका आपस में एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। अगर हम बात करें एथनिसिटी की, तो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर 17% जो लोग हैं वो रशियन एथनिसिटी से उनका ताल्लुक है, तो ये इनका एथनिसिटी का आपस में कनेक्शन हो गया। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो यूक्रेन के अंदर 30% लोग जो है ना वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। ये इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल बात करें,
तो यूक्रेन के अंदर प्रो वेस्ट गवर्नमेंट हो, रशिया को कभी भी ये चीज़ सूट नहीं करती, तो ये एक पॉलिटिकल वजह भी थी। एक अहम वजह जो सबसे अहम मेरी नज़र में सबसे अहम है वो ये है इकोनॉमिकल, क्योंकि जब से प्रो रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर रही तब हर चीज़ स्मूथ चलती रही। लेकिन जब से प्रो वेस्ट गवर्नमेंट्स आई हैं तो उन्होंने जो रशियन पाइपलाइंस यूरोप को जाती हैं उनका रेंट मांगना शुरू कर दिया कि भाई आपकी 6 से 7 जो अहम पाइपलाइंस हैं वो हमारी टेरिटरी से गुजरती हैं, तो आप हमें 33 बिलियन जो है ना वो सालाना हमें इसका रेंट दें। एक ये वजह है। दूसरा ये है कि अगर हम रशिया को देखें तो रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी जियोग्राफी ऐसी है। अगर हम नॉर्थ में देखें तो वो सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। अगर हम उसके ईस्ट में देखें तो उसकी जो पोर्ट जापान के सामने है, वो 8 माह ऑपरेशन रहती है, 4 माह ऑपरेशन ही नहीं रहती। और इसके अलावा उसके पास वार्म वाटर्स के लिए कोई भी एक सूटेबल जो है ना वो पोर्ट नहीं है। इसीलिए उसने क्रीमिया को इन्वेड किया था ताकि जो उसकी सेवास्टोपोल है वो उसको यूज़ करके गर्म वाटर्स तक जो है ना आप रसाई हासिल कर सके। ये कुछ इकोनॉमिक वजूहात थी। और इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन के अंदर जो है ना एक बड़ी जो है तादाद है मिनरल्स की, और ऑयल रिज़र्व्स हैं, गैस रिज़र्व्स हैं, और इस तरह के कुछ रीज़न्स भी हैं। ये देखें हमने कुछ जो इसकी अहम रीज़न्स थी वो देखी हैं। इसके अलावा एक और वजह भी है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहाँ पे जो प्रो रशियन लोग हैं, रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, कहा यह जाता है कि यूक्रेन ने उनकी परसिक्यूशन भी शुरू की हुई थी। ऑल दो सन 2014 में और सन 2015 में मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 जो एग्रीमेंट हुए, जिसमें ये बात तय हुई कि जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है डोनबास का, उसको इंटरनली तौर पर कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी। और रशिया ने ये प्लेज किया कि हम उनको इस तरह से कुछ आर्म्स वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि रशिया ने इसलिए भी हमला किया कि उसकी एथनिसिटी की वहाँ पे परसिक्यूशन हो रही थी। अब हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए। सबसे पहले हम देखेंगे कि रशिया पे क्या इम्पैक्ट्स हुए, फिर हम देखेंगे यूरोप पे क्या हुए, फिर हम देखेंगे ओवरऑल पूरी दुनिया पे क्या हुए। अगर हम रशिया की बात करें तो जैसे ही रशिया ने हमला किया, वेस्ट ने उस पे सैंक्शंस लगा दी, और इसी तरह उन्होंने जो रशियन जो स्टेट बैंक था उसके 300 बिलियन जो थे, 300 बिलियन उनको फ्रीज़ कर दिया। इसी तरह 30 बिलियन जो इंडिविजुअल्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे या एलिट्स थी, उनके उन्होंने फ्रीज़ कर दिए। इसी तरह हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन ने तकरीबन जो है ना वो 13 बिलियन जो रशिया के स्टेट के फ्रीज़ कर दिए। तकरीबन 196 जो बिलियन यूरो है, वो जो बैंक ट्रांजैक्शंस हो रही थी उनको उन्होंने रोक दिया। इसी तरह अगर हम यूके की बात करें तो उसने तकरीबन जो 50 बिलियन पाउंड्स हैं वो उसने इंडिविजुअल्स और एलीट्स के, रशियन जो एलीट्स थे उनके उन्होंने फ्रीज़ कर दिए। और तकरीबन 500 बिलियन यूरो, सॉरी 500 बिलियन पाउंड जो हैं उनकी ट्रांजैक्शंस जो है ना वो रोक दी यूके ने। तो इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी, जैसे मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, स्टारबक्स और इस तरह की जो एंटिटीज़ थी, उन्होंने तकरीबन 600 बड़ी जो एंटिटीज़ थी उन्होंने रशिया को छोड़ दिया, और वो उन्होंने अपने वहाँ से जो भी अपने बिज़नेस वगैरह थे उनको शट डाउन किया और अपने मुल्कों को वापस चले गए। तो ये जो है ना ये इकोनॉमिकली जो है ना रशिया को नुकसान हुआ है। उसके अलावा कोई इस तरह से फिगर किसी तरफ से बताया तो नहीं जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के हिसाब से जो है ना वो जो रशियन सोल्जर हैं वो अब तक जो हलाक हो चुके हैं। इसी तरह हम अगर यूक्रेन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तकरीबन 700 बिलियन का जो है ना वो लॉस हो चुका है। और एक वियॉन जो एक है न्यूज़ चैनल, उसके मुताबिक तकरीबन 1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। तकरीबन जो 11 जो मिलियन लोग हैं वो दूसरे जो ममालिक हैं उनमें माइग्रेट हो चुके हैं। 6 मिलियन लोग जो हैं ना वो इंटरनली जो है ना वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। और कहा ही जाता है कि हर रोज़ वहाँ पे जो वेपन्स का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस होता है वो तकरीबन जो है ना वो 4 बिलियन का होता है। ये मैं वर्ल्ड बैंक को कोट कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस आया और फूड क्राइसिस आया, क्योंकि अगर हम बात करें एनर्जी की तो
रशिया की जो 40% जो गैस है वो यूरोप को जाती है, और यूरोप के कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो 65% तक जो है ना वो रशियन जो गैस है उस पर डिपेंडेंट है। जैसे यूरोप की सबसे बड़ी जो इकॉनमी है वो जर्मनी है, और जर्मनी 65% तक जो है ना वो रशियन गैस पे डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें तो रशिया की यूरोप की 90% जो उसकी ऑयल एंड गैस है वो इम्पोर्टेड है। और जब ये उन्होंने सेंक्शन लगाए रशिया पे, तो ऑटोमेटिक जो है ना वो एनर्जी क्राइसिस जो है ना वो ऊपर चले गए, एनर्जी क्राइसिस हो गए। और मार्च 2022 में जो ऑयल प्राइस थी वो 130 पे बैरल पे चली गई। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना मतलब वो इन्फ्लेशन हुई। इसी तरह हम फूड क्राइसिस की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दो मुल्क जो वीट एक्सपोर्ट करते हैं वो रशिया और यूक्रेन है, जिसकी वजह से दुनिया में फूड क्राइसिस आया। इस तरह अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो 70% ये दोनों ममालिक जो है ना वो वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कॉर्न की तो 80% जो है ना ये दोनों ममालिक जो एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम अल जज़ीरा को कोट कर रहा हूँ, अल जज़ीरा के मुताबिक 48% जो क्रूड ऑयल है यूरोप के अंदर वो रशिया से जाता था। तो जब उन्होंने सैंक्शंस लगा दी तो उसके अंदर यूरोप के अंदर एक मतलब एनर्जी क्राइसिस हुआ, इन्फ्लेशन आ गई और एक रिसेशन का समा बन गया। और अगर यही वजह है कि हम बहुत सारे मुल्क हैं वो उसके अंदर देख सकते हैं जहाँ पे एक आप रिसेशन कह सकते हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो यूके हो। तो ये जो है ना वो यूरोप पे असर हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें ओवरऑल दुनिया की, तो बाकी ममालिक आल्दो उन पे भी इसका असर हुआ, एनर्जी क्राइसिस आए। लेकिन अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की तो वहाँ पे हमने देखा कि एक पॉलिटिकल हमें शिफ्ट नज़र आया। वहाँ पे हमने जो शुरू से वहाँ पे हमने यूएस का इन्फ्लुएंस था वो हमने कम होता हुआ हमें नज़र आया। क्योंकि जैसे ही रशिया पे सैंक्शंस लगी, यूएस ने ओपेक प्लस और ख़ासकर सऊदी अरब से कहा कि भई आप जो अपनी ऑयल है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दें। लेकिन बजाय प्रोडक्शन को बढ़ाने के उन्होंने प्रोडक्शन को और कम कर दिया। और अभी 1 वीक पहले उन्होंने 1 मिलियन जो है ना वो 1 मिलियन प्रोडक्शन जो है ना और रिड्यूस कर दी है। तो यहाँ हमें जो है ना पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं चेंज नज़र आया, हमें मिडल ईस्ट के अंदर उसका इन्फ्लुएंस कम होता नज़र आया। इसके अलावा हम बहुत सारे मुल्क देखें जो इस मामले में न्यूट्रल रहे हैं, और न्यूट्रल रहने से मुराद ये है कि वो कहीं न कहीं रशिया को बैक कर रहे हैं। उसमें अगर हम देखें पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, यूएई है, केएसए है, इसराइल है। तो बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इस मामले में वो न्यूट्रल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वाड में हमें कुछ चीज़ें जो है ना उसमें हम दरार नज़र आई। जैसे क्वाड में एक की प्लेयर है इंडिया, तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया रशिया को। इस तरह हम I2U2 की बात करें तो उसमें जो 3 अहम कंट्रीज़ हैं 4 में से उन 3 ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया रशिया को। तो वहाँ भी हमें कहीं न कहीं जो है ना एक रिफ्ट नज़र आया। इसी तरह अगर हम यूरोप के अंदर देखें तो यूरोप के अंदर भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने जो है ना ज़्यादा तरजीह दी, और वो आज भी जो है ना रशिया से जो है ना वो गैस और ऑयल ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें कुछ दिन पहले जब मैक्रोन आए थे चाइना में, तो उन्होंने कहा भाई कि जो हम हर मामले में यूएस को नहीं बैक कर सकते, हम उसके जो है ना आंखें बंद करके उसके पीछे नहीं चल सकते। तो कहीं ना कहीं हमें यूरोप के अंदर भी यूएस का जो इन्फ्लुएंस कम आता नज़र आया। और यही वजह है कि यूरोप ने अब अपनी जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फोर्स है वो बनाने की बात शुरू कर दी है, और उन्होंने कहा है कि हम नाटो को कम इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन हम अपनी जो एक कलेक्टिव जो है ना सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे जो यूरोप के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगी। इसी तरह अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात देखें तो यहाँ पे भी कुछ कहीं न कहीं जो इस वार का असर आया, चाहे वो ऑयल और गैस प्राइसेस में जो एक हमें राइज़ नज़र आया, उस सूरत में नज़र आया क्योंकि पिछले साल जो हमारी जो इंपोर्ट्स थी ऑयल और गैस थी वो $27 बिलियन थी। तो वो इसी वजह से ज़्यादा ऊपर चली गई है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना वो ऑयल और गैस की प्राइसेस जो है ना वो हाई हुई। इसी तरह हम एलएनजी को देखें तो हाँ, पाकिस्तान को एलएनजी लेने में काफ़ी मसाइल रहे। उसकी ये वजह है कि एलएनजी हम कतर से लेते थे। जब ये वार हुई तो यूरोप ने और ख़ासकर जर्मनी और दूसरे ममालिक ने कतर के साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए कि हाँ आप हमें गैस बेचें। तो फिर जो कतर है उसने यूरोप को प्रेफर किया और हमें कुछ गैस लेने में मसाइल पेश आए।
अगर हम पूरी जो कहानी को देखें तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जैसे जॉन मेयर चैमर्स है, वो कहते हैं कि भाई ये जो यूएस है इसने प्रोवोक किया है रशिया को। रशिया कभी भी उस पे शायद हमला ना करता, लेकिन उसने इसको प्रोवोक किया है और उसने जो है ना वो हमला किया। अगर उनके मुताबिक कि सन 2008 में जब नेटो का समिट हुआ, समिट में उन्होंने ये कहा कि हम जॉर्जिया को और यूक्रेन को जो है ना नेटो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और उसी साल जो है ना वो सन 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पे हमला किया और उसका 20% जो हिस्सा है वो उसने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद उन्होंने जाके 14 में क्रीमिया और फिर उन्होंने जाके रशिया यूक्रेन पे हमला किया। तो उनके मुताबिक ये जो जितने भी जो प्रोवोकेशन है वो यूएस नेटो की तरफ से है, इसलिए रशिया ने हमला किया है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्कॉलर्स को देखें, दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को देखें, जैसे फुकुयामा, नोम चॉम्स्की, तो उनका ये कहना है कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की वार नहीं है, बल्कि ये रशिया और यूएस की वार है, ये रशिया और यूरोपीय यूनियन की वार है। और ये काफ़ी हद तक बात ठीक है। अगर हम थोड़ा-सा हम देखें इसको बारीक बीनी से, तो वाक़ई ये जो है ना एक कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म की जो एक वार है। और इसमें काफ़ी हद तक जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि रशिया जो भी एक्ट करता है यूएस को लगता है कि वो मेरे खिलाफ कर रहा है, और जो यूएस जो भी एक्ट करता है रशिया को लगता है कि ये जो इसका एक्ट का जो सोल पर्पस है वो मेरी दुश्मनी है। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।